स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर चुनावी दौरे पर हैं तो क्या क्या वहां बोलेंगे, क्या क्या छुपा लेंगे। कश्मीर में कांग्रेस का चुनावी एजेंडा क्या है। जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव की पहली रैली में कांग्रेस के नेता और एलओपी जो कि केंद्र में है, राहुल गांधी ने कहा कि आपका राज्य ही नहीं छीना गया, आपके अधिकार और आपकी संपत्ति भी छीन ली गई। उन्होंने कहा, हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, देश को संविधान दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा है जिसका नाम एलजी है। रामबन की रैली में राहुल गांधी ने कहा, हमारा काम मोहब्बत फैलाना है, जबकि बीजेपी और आरएसएस नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को हमने झुका दिया है। जाहिर है कि राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी लाइन को ही लोगों के बीच उठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में खुलकर आर्टिकल 370 और 35A की वापसी की बात करती है। राहुल गांधी उसी बात को लोगों के अधिकार छीने जाने का भ्रम फैला रहे हैं, ये बात जोड़ करके। राहुल गांधी कश्मीर को आज भी देश से अलग मानते हैं, इसलिए बाहरी और स्थानीय पर जोर डाल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, जिस संविधान खतरे की बात राहुल गांधी पब्लिक रैली में कर रहे थे, वो संविधान तो जम्मू कश्मीर में पूर्णतः आर्टिकल 370 हटने के बाद ही लागू हो पाया। राहुल गांधी रामबन की रैली में जाति गणना की बात कर रहे थे, लेकिन वहां एससी एसटी के लिए विधानसभा में आरक्षण क्यों नहीं दिया गया था, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। यह बदले हुए कश्मीर का अब नजारा है। आज अलगाववादी नेता भी मुख्यधारा की पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कई अलगाववादी नेता स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े होकर लोकतंत्र को मजबूत करने की दुहाई दे रहे हैं। तो इस बदले हुए कश्मीर में राहुल गांधी अपने पुराने एजेंडे को कितना चला पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो गठबंधन हुआ है उसमें हम सफल होंगे। यह हमारे पूरे देश के लिए एक बड़ी आवाज है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इत्तेहाद हुआ है, इंशाअल्लाह उसमें लोग कामयाब होंगे। ये हमारे वतन के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी आवाज है कि जो हमें कहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम ये हैं, उनके लिए एक थप्पड़ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान के लोग ये समझेंगे कि हम चाहते हैं कि रियासत आगे तरक्की करे और इस मुश्किल से निकले। मैंने पहली दफ़ा देखा है कि एक रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाते हुए, इसको बदलाना है, इसको फुल से स्टेटहुड आना है, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राम माधव ने कहा है कि 30-40 सालों से जम्मू कश्मीर की जनता परिवारवाद की त्रासदी झेल रही है, अब नए नेतृत्व की जरूरत है। जिन परिवारों के कारण 30-40 इयर्स तक वैली के लोग, जम्मू के लोग बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरते रहे हैं, उन परिवारों की छुट्टी होगी। एक नया नेतृत्व जम्मू कश्मीर में उभरेगी। जम्मू में शांति, अमन, विकास का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। एक नए नेतृत्व में इस नया यूटी का लेजिस्लेचर, नई सरकार यहां बनने जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आज राहुल गांधी ने रामबन में आगामी चुनावों को लेकर हुई पहली जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर में एलजी नामक राजा बिठा रखा है जो जनता के संसाधनों को छीन रहा है। हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ रहे हैं और साथ में स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उनके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले ऋषि आपके पास। ऋषि, तमाम तरह की बातें हमने सुनी राहुल गांधी की रामबन की रैली की, लेकिन कहीं पर उन सब चीज़ों का जिक्र नहीं सुना। संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, धारा 370 की वापसी, 35A की वापसी, ये सब का इंतजार अभी हम लोगों को रह गया कि वो उस पर कुछ बोलते।
देखिए लालचंद, इस जम्मू कश्मीर के चुनाव को अगर इस बार हम देखें तो ये चुनाव बहुत सारी बातों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार सियासतदान ऐसे यहाँ पर मुद्दों को लेकर, मैं कह सकता हूँ जो खास तौर से जो गठबंधन के लोग हैं वो मुद्दों के बीच में फंस गए हैं कि उन्हें ये स्पष्ट नहीं है कि किस तरीके से अब इसमें आगे बढ़ा जाए जी। एक तो उन्हें देश की राजनीति, दूसरी राज्य की राजनीति। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि आरक्षण के मसले पर दुविधा में है कांग्रेस, दूसरी ओर जातिगत जनगणना से यहाँ को कोई लेना देना नहीं है, तीसरा जो राज्य का मुद्दा है, जो राज्य के स्टेटहुड का मसला है, उसको जरूर वो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन 370 को लेकर कांग्रेस अब उतनी मुखर नहीं है जो शुरू में कभी दिखा करती थी। और लेकिन उसमें एनसी जो है वो इसको जरूर कह रही है कि जो तरीका था वो गलत था। तो कुल मिलाकर सिर्फ एनसी ही है जो 370 और पीडीपी वो इसको लेकर बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस इसमें अभी अपने लुका छुपी के खेल में है कि वो चाहती है कि इस पर कोई खुलकर बात ना हो तो ज्यादा बेहतर है। दूसरा, उन्होंने इलाका दर इलाका कोशिश की है कि जम्मू की राजनीति अलग की जाए और कश्मीर की राजनीति अलग की जाए। तो ऐसे में जम्मू में जब वो जा रहे हैं तो वो स्टेटहुड का जो मसला है उसको, अब जैसे रामबन की रैली में अगर हम देखें तो स्टेटहुड के मसले को इसलिए और आगे बढ़ा रहे हैं कि कश्मीर में तो स्टेटहुड को लेकर उनको कन्विंस करना आसान है, लेकिन जम्मू में इस मुद्दे को उठाकर जो जम्मू के लोग हैं अगर उनकी बात से सहमत होते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उनको फायदा हो। तो इसी वजह से अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग बातों को रखा जा रहा है। और जम्मू की जो और कश्मीर की जो सियासत है वो जरूर इस बार नए रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले राजनीति में भाग नहीं लेते थे, वो भी मैदान में। इसने भी जो है इन मुख्य धारा की पार्टियों की नींद उड़ाई है। एक अच्छी बात है कि जो लोग कल तक बंद करते थे, बायकॉट करते थे, हड़ताल करते थे, वो अब चुनाव में हिस्सा लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। विनोद जी, जो बात ऋषि कह रहे हैं कि देखिए अब जो 370 वगैरह की बात है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही करती है और बाकी पीडीपी और बाकी लोग जो है उस पर उसको टोन डाउन करते हैं और इलाके के हिसाब से भी, जैसा ऋषि बता रहे थे कि इलाके के हिसाब से भी उठा रहे हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, क्या ये इतना आसान है? क्योंकि वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में प्रमुख बिंदु के तौर पर शामिल है और कांग्रेस उसकी गठबंधन की साझेदार है। तो देसी जी की बात से एक बात तो लगभग ये बात तय हो गई कि वो बहुत बढ़िया मुझे भी लगा कि कम से कम बदले है सरकार। राहुल गांधी की ये पहली रैली जम्मू कश्मीर में थी और राहुल गांधी ने कोई फ्रीबी का वहाँ स्कीम का और कोई एजेंडे की बात नहीं की। हिमाचल बगल में ही है, बगल में ही हिमाचल है जहाँ सैलरी नहीं मिल रही है। ये पहली बार देख के तो सबसे अच्छा ये लगा कि राहुल गांधी की इस एजेंडे में कोई फ्रीबी नहीं है और कोई भी उनका 5 गारंटी या 10 गारंटी कश्मीर के लोगों को देते हुए नहीं दिखते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये दे देगी और ये दे देगी। तो शायद ये इस बार का ये सबसे बड़ा चेंज दिखा जो कश्मीर में उनका लगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो राहुल गांधी के भाषण से, आज के भाषण से समझा जा सकता है कि राहुल गांधी की अपना अलायंस जो एनसी है, एनसी ने मैनिफेस्टो से देके स्पष्ट कर दिया है कि हम आर्टिकल 370 मैं वही कह रहा था कि ये लिखित है, डॉक्यूमेंटेड है। राहुल गांधी ने जिस एलजी को राजा कहा है, क्या ये संवैधानिक नहीं है? क्या इससे पहले देश में क्या एलजी नहीं होते थे? क्या इस देश में गवर्नर नहीं होते थे या होते रहे हैं? बिल्कुल। तो राहुल गांधी एक तरह से भ्रम फैलाते हुए संवैधानिक पदों का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी सीधे एलजी को राजा बता करके और यह बता करके कि यहाँ के लोगों के संपत्ति को लूटा जा रहा है, वो लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। वो भारत से जो कश्मीर की नजदीकियां इतने वर्षों के बाद बढ़ी है, आर्टिकल 370 हटने के बाद उस दूरी को बढ़ा रहे हैं, जाने या अनजाने। मैं नहीं ये कहता कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, जाने अनजाने में उन्होंने एलजी को राजा कह के और लोगों को, देश के बाकी लोगों को बाहरी कह के उन्होंने एक संवैधानिक संकट वहां डालने की कोशिश की है। ठीक है। राजनीतिक नेताओं को वोट लेने का हक है, अपने अपने चुनावी एजेंडे को लोगों के सामने में रखने का हक है, लेकिन अगर वो देश के साथ नाइंसाफी करते हैं, जब संवैधानिक पद पे बैठे हुए एलजी को राजा कहते हैं और बाकी देश के लोग जो वहां काम कर रहे हैं, बाकी देश के लोग जो वहां की प्रोग्रेस में आगे बढ़ा रहे हैं कश्मीर को, उसको वो बाहरी कह रहे हैं, तो वो देश के साथ नाइंसाफी। बिल्कुल एक तरह की नाइंसाफी। और हुआ क्या? हुआ ये कि एलजी जब से वहां पर बने हैं तब से कश्मीर के लोगों को विकास की धारा मिली है, विकास के फायदे मिले। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए ग्राउंड जीरो से आपका, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए और विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस वक्त में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति।
लेकिन कल फिर इसी वक्त हम ये खास प्रोग्राम लेकर आएंगे। इस वक्त इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।